हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। भोर की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन वीर के भीतर अभी भी रात का एक हिस्सा बाकी था। समुद्र से लौटते समय जो शांति उसने महसूस की थी, वो सतह की थी। अंदर कहीं एक सतर्कता अब भी जीवित थी। ओरियन सैटेलाइट क्लस्टर टूट चुका था। मोबाइल कमांड यूनिट समुद्र में समा चुकी थी और असली राजा ने पीछे हटने का संकेत दिया था। लेकिन अनुभव ने उसे सिखाया था कि ऐसे लोग पीछे नहीं हटते, वे दिशा बदलते हैं, और दिशा बदलना अक्सर सबसे खतरनाक चाल होती है। मुख्य ऑपरेशन सेंटर में लौटते ही माहौल अलग था। कुछ चेहरों पर राहत थी, कुछ पर अविश्वास। इतने बड़े नेटवर्क को गिराना आसान नहीं था और उसे स्थायी रूप से निष्क्रिय करना उससे भी कठिन। साइबर टीम लगातार अंतर्राष्ट्रीय डेटा फ्लो की निगरानी कर रही थी। अभी तक कोई नया केंद्रीकृत सिग्नल नहीं मिला था। इसका मतलब था कि ओरियन का रीढ़ सचमुच टूट चुकी है। लेकिन डेटा की दुनिया में खालीपन भी एक संकेत होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक। तारा को अस्थायी रूप से एक और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अब जब सीधा खतरा कम हो गया था तो उसके सामने एक अलग सवाल खड़ा था। अब आगे क्या? इतने दिनों तक वो छाया में रही थी। लगातार निगरानी, लगातार खतरा। अब अचानक शांति। शांति कभी कभी भय से भी अधिक अस्थिर करती है। वीर ने उससे सीधे संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उसकी सुरक्षा ढीली न पड़े। उसने सीखा था कि जीत के बाद सबसे बड़ी भूल ढील देना होती है। दोपहर तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संदेश आने लगे। कुछ देशों ने ओरियन नेटवर्क के अवशेषों की जांच शुरू कर दी थी। कुछ जगहों पर छिपे हुए डेटा वॉल्स मिले, जिनमें आर्थिक लेन देन, निजी सौदे और राजनीतिक सौदों के रिकॉर्ड थे। ये विस्फोटक सामग्री थी। यदि ये सार्वजनिक हुई तो कई बड़े नाम गिर सकते थे। वीर ने निर्णय लिया कि ये डेटा सीधे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अराजकता पैदा करना उसका उद्देश्य नहीं था। उसने सीमित साझेदारी का रास्ता चुना, विश्वसनीय एजेंसियों के साथ नियंत्रित खुलासा। यह रणनीति कठिन थी, क्योंकि हर एजेंसी अपने हित देखेगी। लेकिन अंधाधुंध लीक से वैश्विक अस्थिरता पैदा हो सकती थी। शाम होते होते एक और संकेत मिला। यूरोप के एक वित्तीय केंद्र में एक नई शेल कंपनी रजिस्टर हुई थी, जिसकी संरचना ओरियन समूह से मिलती जुलती थी। नाम अलग था, लेकिन हस्ताक्षरित दस्तावेजों में वही जटिल परतें, वही परोक्ष मालिकाना। यह संयोग नहीं हो सकता था। वीर ने तुरंत टीम को सक्रिय किया। क्या यह असली राजा का नया ढांचा है या केवल बचे हुए सहयोगियों की स्वतंत्र कोशिश? अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह तय था कि खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रात को वीर अकेला अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर की रोशनी फैली हुई थी। कुछ दिन पहले तक यह शहर ओरियन की छाया में था और अब खुली हवा में सांस ले रहा था। लेकिन छाया का स्वभाव है, वो पूरी तरह गायब नहीं होती, केवल आकार बदलती है। उसी समय उसके फोन पर एक सुरक्षित लाइन से कॉल आया। आवाज जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। कॉलर ने कहा कि यदि तुम सचमुच नई व्यवस्था बनाना चाहते हो तो तुम्हें केवल नेटवर्क गिराने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें वैकल्पिक ढांचा खड़ा करना होगा और उसके पास जानकारी है।
ओरियन के कुछ ऐसे नोट्स की जो अभी तक सामने नहीं आए। वीर ने ध्यान से सुना। उसने पूछा कि बदले में क्या चाहिए। उत्तर सरल था, सुरक्षा और एक मौका। यह प्रस्ताव आकर्षक भी था और जोखिम भरा भी। हो सकता है ये जाल हो सकता है ये सचमुच किसी अंदरूनी व्यक्ति की कोशिश हो खुद को बचाने की। वीर ने कॉल खत्म किया, लेकिन उसके मन में एक नया विचार जम ले चुका था। ओरियन के मलबे से केवल खतरा नहीं, अवसर भी निकलेगा। यदि वो खाली जगह को नियंत्रित ढंग से भर सके तो शायद दुनिया को उस तरह के नियंत्रण की जरूरत नहीं रहेगी जो भय पर टिका हो। रात गहरी हुई, लेकिन इस बार अंधेरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। यह किसी अनिश्चितता का अंधेरा था, जिसमें खतरा भी था और संभावना भी। और कहीं दूर शायद असली राजा भी यही सोच रहा होगा कि रूप बदलने का समय आ चुका है। अगली सुबह वीर ने शहर को पहली बार बिना किसी डिजिटल अलार्म के जागते देखा। रात भर सर्वर लॉग्स शांत रहे थे। ओरियन के नाम से जुड़ा कोई बड़ा डेटा फ्लो सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन अनुभव ने उसे सिखाया था कि असली खतरे शोर नहीं करते, वे संरचना बदलते हैं, परतें बदलते हैं और नए नामों के साथ लौटते हैं। यूरोप में रजिस्टर हुई उस नई शेल कंपनी की फाइलें अब स्क्रीन पर खुली थी। नाम साधारण था, मालिकाना संरचना जटिल। 3 स्तर की होल्डिंग कंपनियां, एक ट्रस्ट और अंत में एक फाउंडेशन। कागजों पर सब वैध दिख रहा था, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षरों के पैटर्न, कानूनी सलाहकारों के नाम और एन्क्रिप्शन की शैली में वही पुरानी छाप थी। यह ओरियन का सीधा पुनर्जन्म नहीं था, लेकिन उसकी तकनीक की गूंज साफ थी। वीर ने टीम को निर्देश दिया कि वे सीधा हस्तक्षेप न करें। इस बार रणनीति अलग होगी। यदि हर नई संरचना को गिराया गया तो खेल कभी खत्म नहीं होगा। उसे जड़ तक पहुंचना था, उस मानसिकता तक जो ऐसे ढांचे बनाती है। तारा अब सुरक्षित स्थान पर थी, लेकिन पहली बार उसने वीर से सीधे मिलने की इच्छा जताई। इतने दिनों तक वो केवल सूचना के माध्यम से जुड़ी रही थी। अब जब बाहरी खतरा कम हुआ था, भीतर के प्रश्न सामने आने लगे थे। वीर ने मुलाकात तय की। जब वे मिले तो वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। तारा ने उससे पूछा कि क्या यह सचमुच खत्म हो गया है। वीर ने ईमानदारी से कहा कि नेटवर्क खत्म हुआ है, लेकिन विचार नहीं। उसने उसे बताया कि नई शेल कंपनी उभरी है और संभव है कि यह केवल शुरुआत हो। तारा ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। उसने कहा कि अगर हर बार वे किसी छाया को गिराएंगे तो नई छाया जन्म लेगी। शायद इस बार उन्हें छाया से लड़ने के बजाय रोशनी फैलानी चाहिए। यह विचार सरल लगा, लेकिन उसके भीतर गहराई थी। केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं, विकल्प बनाना जरूरी है। उसी दिन दोपहर में वो रहस्यमयी कॉल फिर आया। इस बार आवाज ने अपना नाम बताया, लियोन ग्रे। वो दावा कर रहा था कि वो ओरियन के वित्तीय ढांचे में मिड लेवल स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने कहा कि उसने देखा कि कैसे नैनोटॉक्सिन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कैसे असली राजा ने अपने ही सहयोगियों को बंधक बना लिया। वो बाहर निकलना चाहता था। वीर ने उससे मुलाकात के लिए तटस्थ स्थान चुना। ये मुलाकात जोखिम भरी थी। संभव था कि ये जाल हो, लेकिन यदि लियोन सच कह रहा है तो उसके पास ओरियन के शेष नेटवर्क की कुंजी हो सकती है। शाम ढलते समय वीर उस तटस्थ स्थान की ओर बढ़ा। जगह शहर से बाहर एक पुरानी गोदाम जैसी संरचना थी, जहां निगरानी सीमित थी, लेकिन सुरक्षा नियंत्रण उनके हाथ में था। लियोन पहले से मौजूद था। मध्यम कद, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में थकान और सतर्कता का मिश्रण। उसने बताया कि नई शेल कंपनी केवल वित्तीय मोर्चा नहीं है। असली राजा अब सीधे नियंत्रण की जगह प्रभाव की रणनीति अपना रहा है। वो राजनीतिक लॉबिंग, वैध निवेश और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के माध्यम से नेटवर्क बनाएगा। ये छाया नहीं होगी, ये खुले बाजार का हिस्सा होगी, और यही उसे अधिक खतरनाक बनाएगा। वीर ने ध्यान से सुना। यदि ये सच है
तो खेल अब अंडरग्राउंड नहीं रहेगा, ये खुले मंच पर होगा जहां हर चाल वैध दिखेगी। लियोन ने एक और बात कही, ओरियन के पास एक आर्काइव प्रोटोकॉल था। यदि मुख्य नेटवर्क गिर जाए तो कुछ संवेदनशील डेटा स्वचालित रूप से एन्क्रिप्टेड रूप में दुनिया भर के अलग अलग सुरक्षित सर्वरों में बिखर जाता है। ये डेटा अभी भी कहीं मौजूद हो सकता है। ये सूचना गंभीर थी। यदि वो डेटा गलत हाथों में गया तो वैश्विक स्तर पर अराजकता फैल सकती है। वीर ने महसूस किया कि ये नया चरण केवल मुकाबले का नहीं, निर्माण का है। उसे एक वैकल्पिक संरचना बनानी होगी, ऐसी जो पारदर्शी हो लेकिन मजबूत भी। यदि वह केवल छाया को गिराता रहा तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। रात को लौटते समय शहर की रोशनी अलग लग रही थी। यह वही शहर था, लेकिन अब वो किसी अदृश्य नियंत्रण के बिना सांस ले रहा था। यह अवसर था कुछ नया बनाने का, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी चेतावनी भी थी, क्योंकि असली राजा जैसा व्यक्ति हार को अंत नहीं मानता, वो उसे रूपांतरण कहता है। गोदाम से लौटते समय वीर के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। लियोन ग्रे की आंखों में जो भय और पछतावा उसने देखा था वो बनावटी नहीं लगा, लेकिन वो इतना भोला भी नहीं था कि हर सूचना को सच मान ले। ओरियन जैसा नेटवर्क किसी एक व्यक्ति की गवाही पर नहीं टूटता और न ही किसी एक संरचना के गिरने से समाप्त होता है। लेकिन लियोन ने जिस आर्काइव प्रोटोकॉल का जिक्र किया था वो बात अलग थी। यदि सचमुच संवेदनशील डेटा दुनिया भर के सुरक्षित सर्वरों में बिखरा हुआ है तो ये केवल खतरा नहीं, विस्फोटक शक्ति भी है। अगली सुबह ऑपरेशन सेंटर में एक विशेष टीम गठित की गई। केवल वही लोग जिन पर वीर को पूर्ण विश्वास था। लियोन को फिलहाल एक नियंत्रित सुरक्षित स्थान पर रखा गया। उससे मिली हर जानकारी को स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित किया जाना था। डिजिटल दुनिया में विश्वास भावनाओं से नहीं, प्रमाण से बनता है। लियोन ने विस्तृत विवरण दिया। उसने बताया कि ओरियन के भीतर आर्काइव प्रोटोकॉल केवल एक आपातकालीन डेटा बैकअप नहीं था, ये एक बीमा पॉलिसी की तरह था। यदि असली राजा या उसके शीर्ष सहयोगियों को कभी गिराया जाए तो ये डेटा धीरे धीरे सार्वजनिक डोमेन में रिसना शुरू हो सकता था। चुनिंदा लीक जिनसे बाजार हिल जाए, सरकारें डगमगा जाए और फिर वही लोग समाधान के रूप में सामने आए जो अराजकता के पीछे थे। ये नियंत्रण का अंतिम स्तर था, डर के जरिए पुनः प्रवेश। वीर ने इस संभावना को गंभीरता से लिया। यदि सैटेलाइट क्लस्टर गिर चुका है तो आर्काइव प्रोटोकॉल सक्रिय भी हो सकता है। टीम ने वैश्विक डेटा ट्रैफिक का विश्लेषण शुरू किया। अभी तक कोई बड़ा लीक नहीं दिखा, लेकिन कुछ छोटे छोटे अनाम डोमेन हाल के दिनों में सक्रिय हुए थे। वे सामान्य ब्लॉग या रिसर्च साइट्स जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी एन्क्रिप्शन शैली ओरियन से मिलती जुलती थी। इसी बीच तारा ने एक और विचार रखा। उसने कहा कि यदि डेटा रिसने वाला है तो केवल उसे रोकना पर्याप्त नहीं होगा। लोगों को सच जानने की जरूरत है, लेकिन नियंत्रित तरीके से। यदि सब कुछ अचानक बाहर आया तो अफरातफरी होगी। यदि कुछ भी बाहर ना आया तो छाया बनी रहेगी। संतुलन बनाना होगा। वीर ने पहली बार महसूस किया कि तारा केवल एक संरक्षित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच रखने वाली सहयोगी है। उसके शब्दों में भावनात्मक अपील नहीं, व्यावहारिक समझ थी। दोपहर तक एक नई खबर आई। दक्षिण पूर्व एशिया के एक टेक स्टार्टअप ने अचानक भारी निवेश की घोषणा की थी। निवेशक का नाम गोपनीय था, लेकिन उसकी संरचना उसी यूरोपीय शेल कंपनी से जुड़ती थी। यह स्पष्ट था कि असली राजा खुली दुनिया में लौट रहा है, सीधे अंडरग्राउंड से नहीं, बल्कि बाजार और नवाचार के मंच से। वीर ने समझ लिया कि अब खेल की दिशा बदल गई है। ये अब छिपे हुए सर्वर और सैटेलाइट की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रभाव और विश्वास की होगी। यदि असली राजा वैध व्यवसायों के माध्यम से शक्ति इकट्ठा करेगा तो उसे रोकना कठिन होगा। कानून, राजनीति और बाजार, तीनों परतें शामिल होंगी। शाम को लियोन से फिर पूछताछ हुई।
उसने स्वीकार किया कि आर्काइव प्रोटोकॉल के सर्वर पूरी तरह स्वायत्त है, उन्हें सीधे बंद करना संभव नहीं। लेकिन हर सर्वर के पास एक की फ्रैगमेंट होता है, एक एन्क्रिप्शन टुकड़ा जो मिलकर पूरे डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। यदि वे इनकी फ्रैगमेंट्स को समय रहते कब्जे में ले ले तो डेटा उनके नियंत्रण में आ सकता है। यह सूचना निर्णायक थी। वीर ने तुरंत योजना बनाई। उन्हें वैश्विक स्तर पर समन्वय करना होगा, कानूनी, तकनीकी और रणनीतिक। ये ऑपरेशन चुपचाप होगा, कोई शोर नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं। रात को जब वीर अकेला अपने ऑफिस में बैठा था, उसने खिड़की से शहर को देखा। कुछ दिन पहले तक वो छाया के खिलाफ लड़ रहा था, अब उसे उस खाली जगह को भरना था। यदि वो केवल विरोध करता रहा तो असली राजा हमेशा नया रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन यदि वो पारदर्शी और मजबूत संरचना खड़ी कर सके तो शायद छाया के लिए जगह ही न बचे। उसी क्षण उसे एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिला। एक अनाम ब्लॉग पर एक लेख पोस्ट हुआ था जिसमें कुछ राजनीतिक सौदों का जिक्र था। डेटा सीमित था लेकिन संकेत स्पष्ट थे। आर्काइव प्रोटोकॉल शायद सक्रिय हो चुका है। वीर की आंखों में हल्की चमक आई। खेल फिर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार यह केवल गिराने का नहीं, संभालने और बनाने का भी होगा। रात गहराती जा रही थी, लेकिन शहर सोया नहीं था। स्क्रीन पर उभरे उस अनाम ब्लॉग के लेख ने एक हल्की सी लहर पैदा कर दी थी। लेख में किसी बड़े राजनीतिक सौदे का उल्लेख था, लेकिन शब्दों को इस तरह चुना गया था कि वो सनसनी न बने, बस जिज्ञासा जगाए। ये वही शैली थी जो ओरियन अपनाता था, सीधा विस्फोट नहीं, धीरे धीरे दबाव। वीर समझ गया कि आर्काइव प्रोटोकॉल ने पहली सांस ले ली है। ऑपरेशन सेंटर में तुरंत गतिविधि बढ़ी। साइबर टीम ने उस ब्लॉक के सर्वर की परतें खोलनी शुरू की। होस्टिंग एक छोटे से यूरोपीय देश में थी, लेकिन डेटा रूटिंग 5 अलग अलग महाद्वीपों से होकर जा रही थी। यह किसी शौकिया लीक का काम नहीं था, यह संचित, योजनाबद्ध और नियंत्रित था। हर पोस्ट सीमित जानकारी दे रही थी, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि मीडिया धीरे धीरे उसे उठाने लगे। वीर ने तुरंत प्रतिक्रिया में सार्वजनिक खंडन जारी नहीं किया। वो जानता था कि खंडन अक्सर जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। उसने एक अलग रास्ता चुना। जिन एजेंसियों के पास पहले से ओरियन से जुड़ा डेटा था, उन्हें सूचित किया गया कि वे जांच की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से शुरू करें। यदि सच सामने आना है तो उसे नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से लाया जाए। लियोन ग्रे को फिर बुलाया गया। उसने पुष्टि की कि आर्काइव प्रोटोकॉल चरणबद्ध लीक के लिए डिजाइन किया गया था। हर पोस्ट एक टेस्ट पल्स की तरह दुनिया की प्रतिक्रिया मापने के लिए। यदि प्रतिक्रिया धीमी रही तो अगला स्तर अधिक गहरा होगा। यदि प्रतिक्रिया तीव्र हुई तो लीक की दिशा बदल दी जाएगी। यह केवल डेटा रिलीज नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वीर ने महसूस किया कि असली राजा ने अपनी अंतिम चाल यही रखी थी। डिजिटल रीड टूटने के बाद भी वो प्रभाव के जरिए लौट सकता है। वो सीधे सामने नहीं आएगा। वो छाया के रूप में चर्चा, संदेह और अविश्वास फैलाएगा। यदि समाज खुद पर संदेह करने लगे तो नियंत्रण की आवश्यकता फिर पैदा होगी। इसी बीच दक्षिण पूर्व एशिया वाले टेक स्टार्टअप की गतिविधि तेज हो गई। कंपनी ने एआई आधारित वैश्विक डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की घोषणा की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सरकारों और कॉरपोरेट्स को जोखिम आकलन में मदद करेगा। निवेशक का नाम अब भी गोपनीय था, लेकिन संरचना वही शेल कंपनी से जुड़ी थी। यह स्पष्ट था कि असली राजा नया मुखौटा पहन चुका है। अब वो सुरक्षा और विश्लेषण के नाम पर प्रभाव स्थापित करेगा। तारा ने इस पर एक गहरी टिप्पणी की। उसने कहा कि यदि वे केवल पीछा करते रहे तो हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। उन्हें खुद पहल करनी होगी। यदि कोई डेटा लीक होने वाला है तो उन्हें एक स्वतंत्र, पारदर्शी मंच बनाना चाहिए जहां सत्य की जांच हो सके, बिना अराजकता के। वीर ने पहली बार महसूस किया
कि ये केवल प्रतिरोध का खेल नहीं, दृष्टि का भी है। यदि वो आर्काइव प्रोटोकॉल के की फ्रैगमेंट्स पर नियंत्रण पा सके तो वो लीक को दिशा दे सकता है ताकि सत्य सामने आए लेकिन व्यवस्था न टूटे। रात के अंतिम पहर एक और पोस्ट सामने आई। इस बार एक बड़े वित्तीय लेन देन का विवरण था। डेटा सीमित था लेकिन पर्याप्त था कि बाजार में हल्की हलचल हो जाए। ये वही दूसरा स्तर था जिसकी लियोन ने चेतावनी दी थी। वीर ने तुरंत की फ्रैगमेंट्स की खोज तेज करने का आदेश दिया। टीम ने अनुमान लगाया कि दुनिया भर में कम से कम 12 सुरक्षित सर्वर हैं, जिनमें प्रत्येक के पास एन्क्रिप्शन का एक हिस्सा है। यदि वे 6 भी कब्जे में ले ले तो डिक्रिप्शन प्रक्रिया उनके हाथ में आ सकती है। समय अब केवल घंटों में नहीं, मिनटों में मापा जा रहा था। T-18 आवर्स। हालांकि सैटेलाइट संकट टल चुका था, लेकिन आर्काइव प्रोटोकॉल की घड़ी अब अलग समय गिन रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वीर ने सोचा कि यह लड़ाई पहले से अधिक जटिल है। पहले वो एक स्पष्ट शत्रु के खिलाफ था, सैटेलाइट, सर्वर, पोत। अब वो विचार और धारणा के खिलाफ है और ये अधिक कठिन युद्ध है। उसी क्षण उसके फोन पर एक छोटा सा संदेश आया, अनजान नंबर से, लेकिन शब्द परिचित थे। छाया केवल तब तक रहती है जब तक प्रकाश असंगठित हो। कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन संकेत स्पष्ट था। असली राजा देख रहा है। वो मान चुका है कि नेटवर्क टूट चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि खेल अभी बाकी है। वीर ने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। उसने तय कर लिया कि वो इस बार केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो संरचना बनाएगा, ऐसी जो पारदर्शी हो, मजबूत हो और भय के बिना भी स्थिर रह सके। क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाया तो शायद पहली बार छाया को लौटने की जगह ही नहीं मिलेगी। सुबह की पहली रोशनी ऑपरेशन सेंटर की कांच की दीवारों से भीतर उतर रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों के चेहरों पर रात की थकान अब भी साफ थी। आर्काइव प्रोटोकॉल सक्रिय हो चुका था और दुनिया को अभी इसका पूरा अंदाजा नहीं था। अनाम ब्लॉग पर आई दूसरी पोस्ट ने वित्तीय बाजारों में हल्की हलचल पैदा कर दी थी। कुछ शेयरों में अचानक गिरावट आई, कुछ बैंकों ने आपात बैठकें बुलाई और मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह तूफान नहीं था, लेकिन तूफान से पहले की हवा जरूर थी। वीर स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसकी नजरें वैश्विक डेटा प्रवाह के नक्शे पर थी। 12 संभावित सर्वरों की सूची तैयार हो चुकी थी। हर सर्वर अलग देश में, अलग कानूनी ढांचे के तहत और अलग अलग शेल कंपनियों के नाम पर रजिस्टर था। यह स्पष्ट था कि आर्काइव प्रोटोकॉल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसे पूरी तरह रोकना लगभग असंभव हो। यदि एक सर्वर गिरता तो बाकी सक्रिय रहते, यदि आधे गिरते तो भी एन्क्रिप्शन की न्यूनतम कुंजियां डेटा को रिलीज कर सकती थी। लियोन ने पुष्टि की कि हर सर्वर के पास की फ्रैगमेंट है, डिक्रिप्शन का एक हिस्सा। यदि 6 या उससे अधिक फ्रैगमेंट एक साथ सक्रिय हो जाए तो डेटा सार्वजनिक डोमेन में रिसने लगता है। इसका मतलब था कि उन्हें केवल सर्वर बंद नहीं करने बल्कि फ्रैगमेंट्स पर नियंत्रण हासिल करना होगा। तारा सुबह सेंटर आई। उसकी उपस्थिति अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं, निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सुझाव दिया कि वे केवल तकनीकी ऑपरेशन पर निर्भर न रहें। कुछ देशों में जिन सर्वरों का पता चला है, वहां कानूनी और कूटनीतिक दबाव डाला जा सकता है। यदि वे आधिकारिक जांच शुरू कर दें तो कम से कम कुछ सर्वर सील हो सकते हैं। वीर ने सिर हिलाया। यह बहुस्तरीय ऑपरेशन होगा, तकनीकी, कानूनी और मनोवैज्ञानिक। उन्होंने एक साथ 3 टीमें गठित की। पहली टीम साइबर इंटरसेप्शन संभालेगी, दूसरी टीम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी, तीसरी टीम मीडिया मॉनिटरिंग और सार्वजनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेगी। दोपहर तक तीसरी पोस्ट सामने आ गई। इस बार सामग्री अधिक गहरी थी। एक वरिष्ठ राजनेता और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच संदिग्ध सौदे का विवरण। डेटा पूरी तरह प्रमाणित नहीं था, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलानी शुरू कर दी।
यह स्पष्ट था कि आर्काइव प्रोटोकॉल प्रतिक्रिया को माप रहा है और हर पोस्ट के साथ जोखिम बढ़ा रहा है। वीर ने तुरंत पहला साइबर ऑपरेशन शुरू किया। एक एशियाई देश में स्थित सर्वर की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। स्थानीय एजेंसी को गुप्त सूचना दी गई और तकनीकी टीम ने उस सर्वर के डेटा फ्लो को आंशिक रूप से धीमा कर दिया। यह सीधा बंद करना नहीं था, बल्कि उसकी गति कम करना था ताकि फ्रैगमेंट सक्रिय न हो सके। लेकिन उसी समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया। दक्षिण पूर्व एशिया वाले टेक स्टार्टअप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। वे अपने जोखिम आकलन प्लेटफॉर्म का बीटा संस्करण लॉन्च करने वाले थे। यह संयोग नहीं था। आर्काइव प्रोटोकॉल अराजकता की हल्की लहर पैदा कर रहा था और उसी समय यह स्टार्टअप स्थिरता का समाधान पेश कर रहा था। यह वही रणनीति थी जिसका लियोन ने संकेत दिया था। समस्या और समाधान एक ही छाया से। वीर ने महसूस किया कि असली राजा सीधे सामने नहीं आएगा। वो बाजार के मंच पर खड़ा होगा, खुद को एक संरक्षक के रूप में पेश करेगा। यदि आर्काइव प्रोटोकॉल से अराजकता बढ़ती है तो लोग स्वेच्छा से उसके प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ेंगे। शाम होते होते एक और सर्वर की लोकेशन की पुष्टि हुई, इस बार दक्षिण अमेरिका में। वहां की कानूनी प्रक्रिया जटिल थी, सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं था। लेकिन टीम ने एक तकनीकी खामी खोजी। सर्वर का एक पुराना सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं हुआ था। यदि वे उस खामी के जरिए फ्रैगमेंट तक पहुंच सके तो बिना शोर किए की का हिस्सा निकाल सकते हैं। यह जोखिम भरा था। यदि पकड़े गए तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो सकता था। वीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर आदेश दिया कि सीमित प्रयास किया जाए। कोई आक्रामक हमला नहीं, केवल फ्रैगमेंट की कॉपी। उद्देश्य नियंत्रण, न कि विनाश। रात फिर गहराने लगी। स्क्रीन पर एक एक कर सर्वरों की स्थिति अपडेट हो रही थी। एशियाई सर्वर धीमा हो चुका था। दक्षिण अमेरिकी सर्वर पर प्रवेश की कोशिश चल रही थी। यूरोपीय सर्वर अभी भी सक्रिय था, लेकिन उस पर कानूनी दबाव बढ़ रहा था। तारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि यह केवल डेटा की लड़ाई नहीं, विश्वास की है। यदि लोग ये मान ले कि हर सूचना नियंत्रित है, तो वे किसी भी सुरक्षा समाधान को स्वीकार कर लेंगे। उन्हें यह दिखाना होगा कि सत्य को नियंत्रित किए बिना भी व्यवस्था संभव है। वीर ने उसकी ओर देखा। उसके शब्दों में वह दिशा थी जो उसे चाहिए थी। आर्काइव प्रोटोकॉल की घड़ी टिक रही थी। T-15 आवर्स। और इस बार लड़ाई केवल छाया को रोकने की नहीं, रोशनी को संगठित करने की थी। आर्काइव प्रोटोकॉल की घड़ी अब केवल टिक नहीं रही थी, उसकी आवाज पूरे सिस्टम में गूंज रही थी। एशियाई सर्वर को धीमा करने और दक्षिण अमेरिकी सर्वर पर प्रवेश की कोशिश के बाद एक अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं थी। ट्रिगर सिग्नल के पैटर्न में हल्का बदलाव दर्ज हुआ था। इसका मतलब साफ था, सिस्टम ने हस्तक्षेप को पूरी तरह पहचाना नहीं, लेकिन उसे असामान्यता का आभास जरूर हुआ है। ऑपरेशन सेंटर में रोशनी मध्यम कर दी गई थी ताकि स्क्रीन पर चल रहे डेटा ग्राफ स्पष्ट दिखें। साइबर टीम के सामने अब एक नया मानचित्र था, 12 सर्वरों का, जिनमें से 2 आंशिक रूप से नियंत्रित, एक पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी और शेष सक्रिय थे। यदि 6 फ्रैगमेंट एक साथ सक्रिय हो गए तो सीमित लीक की जगह व्यापक डेटा रिलीज शुरू हो सकती थी। वीर ने स्थिति का आकलन करते हुए निर्णय लिया कि अब केवल तकनीकी हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी चाल चलनी होगी। यदि आर्काइव प्रोटोकॉल प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो प्रतिक्रिया को दिशा दी जा सकती है। तारा ने सुझाव दिया कि वे मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि पारदर्शिता का एक नियंत्रित मंच तैयार करें। उन्होंने एक अस्थायी डिजिटल पोर्टल सक्रिय किया, एक स्वतंत्र जांच मंच जहां सत्यापित और आंशिक रूप से प्रमाणित जानकारी को जिम्मेदारी से प्रकाशित किया जाएगा। उद्देश्य था कि लोग अनाम ब्लॉग की बजाय इस मंच पर भरोसा करें। यह कदम जोखिम भरा था। यदि मंच जल्दबाजी में शुरू होता तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते थे, लेकिन समय कम था।
T-12 आवर्स। इसी बीच दक्षिण अमेरिकी सर्वर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया। टीम ने बिना अलार्म ट्रिगर किए एक की फ्रैगमेंट की कॉपी सुरक्षित कर ली थी। यह पहली ठोस सफलता थी। हालांकि यह केवल 12 में से एक हिस्सा था, लेकिन यह संकेत था कि सिस्टम अजेय नहीं है। लेकिन उसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना हुई। अनाम ब्लॉग पर अचानक एक अतिरिक्त पोस्ट दिखाई दी, निर्धारित समय से पहले। इसमें एक बहुराष्ट्रीय रक्षा सौदे के दस्तावेजों का अंश था। यह पिछले पोस्ट से कहीं अधिक संवेदनशील था। बाजारों में हलचल तेज हुई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगे। साइबर टीम ने तुरंत ट्रिगर सिग्नल का विश्लेषण किया। इस बार पिंग पैटर्न थोड़ा अलग था, जैसे किसी ने मैन्युअल ओवरराइड किया हो। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं मानव हस्तक्षेप सक्रिय है। आर्काइव प्रोटोकॉल पूरी तरह स्वायत्त नहीं। कोई उसे देख रहा है, समायोजित कर रहा है। वीर के मन में तुरंत असली राजा का विचार आया। क्या वो सीधे निगरानी कर रहा है या शैडो बोर्ड का कोई सदस्य? दक्षिण पूर्व एशिया के टेक स्टार्टअप ने उसी समय अपनी प्रस्तुति में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि हाल के लीक ने वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को कमजोर किया है और उनके प्लेटफॉर्म के बिना भविष्य अराजक हो सकता है। यह बयान सीधा डर पैदा करने की कोशिश थी। वीर ने शांत स्वर में टीम से कहा कि घबराहट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने दूसरी रणनीति सक्रिय की, मीडिया विश्लेषण। कुछ विश्वसनीय पत्रकारों को निजी तौर पर ब्रीफ किया गया कि लीक का स्रोत संदिग्ध है और सत्यापन प्रक्रिया जारी है। उद्देश्य था कि सनसनी की जगह विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग हो। तारा ने महसूस किया कि ये केवल डेटा का युद्ध नहीं, भावनाओं का भी है। यदि जनता का विश्वास टूट गया तो कोई भी छाया फिर से नियंत्रण पा सकती है। रात गहराती गई। एक और सर्वर, इस बार अफ्रीका में स्थित, की पहचान की पुष्टि हुई। स्थानीय एजेंसी से संपर्क किया गया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया धीमी थी। तकनीकी टीम ने वैकल्पिक मार्ग खोजा। डेटा मिररिंग के जरिए फ्रैगमेंट की अप्रत्यक्ष कॉपी। T-9 आवर्स। आर्काइव प्रोटोकॉल की गति अब बढ़ रही थी। पोस्ट के अंतराल कम हो रहे थे। हर पोस्ट पिछले से अधिक गहरा था। वीर ने अंतिम निर्णय लिया कि अब केवल हस्तक्षेप नहीं, नियंत्रण जरूरी है। यदि वे कम से कम 4 फ्रैगमेंट और हासिल कर ले तो सिस्टम के डिक्रिप्शन पर उनका प्रभाव होगा। तभी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन उभरा, एक निजी एनक्रिप्टेड संदेश। प्रेषक अज्ञात, लेकिन शब्द परिचित थे। तुम लय को छू रहे हो, लेकिन संगीत अभी मेरा है। वीर ने स्क्रीन को कुछ क्षण देखा। यह स्पष्ट था, असली राजा सक्रिय है। वो खेल को महसूस कर रहा है, वो प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन इस बार वीर केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो लय को बदलेगा। और यदि लय बदल गई तो शायद पहली बार संगीत भी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ऑपरेशन सेंटर की घड़ी अब किसी साधारण समय को नहीं, एक दबाव को गिन रही थी। T-9 आवर्स से समय और सिकुड़ चुका था। आर्काइव प्रोटोकॉल के पोस्ट अब नियमित नहीं, आक्रामक हो चुके थे। अंतराल घट रहे थे, सामग्री गहरी होती जा रही थी और वैश्विक मीडिया की नब्ज तेज हो चुकी थी। हर स्क्रीन पर डेटा, ग्राफ, सिग्नल, ट्रैफिक फ्लो, सब एक ही कहानी कह रहे थे कि सिस्टम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण अमेरिकी सर्वर से प्राप्त पहला की फ्रैगमेंट सुरक्षित वॉल्ट में लॉक था। अफ्रीकी सर्वर पर मिररिंग प्रक्रिया आधी पूरी हो चुकी थी। एशियाई सर्वर की गति अब भी सीमित थी, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं। यूरोपीय सर्वर कानूनी दबाव में था, फिर भी सक्रिय। कुल मिलाकर उनके पास 2 निश्चित और एक संभावित फ्रैगमेंट थे। कम से कम 6 की आवश्यकता थी ताकि वे डिक्रिप्शन प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकें। वीर ने टीम के सामने एक नया नक्शा खोला। यह केवल सर्वरों का नहीं, प्रभाव के दायरे का था। उसने समझाया कि आर्काइव प्रोटोकॉल केवल डेटा नहीं, धारणा जारी कर रहा है। हर पोस्ट का चयन इस तरह हो रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हलचल हो। पहले राजनीति, फिर वित्त, अब रक्षा सौदे। अगला चरण शायद टेक्नोलॉजी या मीडिया हो सकता है।
ये क्रम सुनियोजित है। तारा ने ध्यान से पैटर्न देखा और एक दिलचस्प बात कही, हर पोस्ट में पूरी कहानी नहीं बल्कि आंशिक सत्य है, जैसे कोई धुंधला आईना दिखा रहा हो ताकि लोग खुद अपनी कल्पना से खाली जगह भरें। यही मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। भय आधी जानकारी से अधिक पैदा होता है। वीर ने तुरंत मीडिया मॉनिटरिंग टीम को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक चर्चाओं का विश्लेषण करें। यदि वे समझ ले कि किस प्रकार की जानकारी सबसे अधिक प्रतिक्रिया पैदा कर रही है, तो वे अनुमान लगा सकते हैं कि अगला फ्रैगमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा होगा। इसी बीच दक्षिण पूर्व एशिया का टेक स्टार्टअप एक नया अपडेट जारी करता है। वे दावा करते हैं कि उनके एआई प्लेटफॉर्म ने हाल के लीक के संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया है और भविष्य की अस्थिरता की भविष्यवाणी कर सकता है। यह सीधा संकेत था कि वे अराजकता को डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वीर ने गहरी सांस ली। असली राजा का खेल अब स्पष्ट था। आर्काइव प्रोटोकॉल से सीमित अस्थिरता और उसके समाधान के रूप में नया प्लेटफॉर्म। यदि लोग डरेंगे तो वे उसी के पास लौटेंगे जिसने डर पैदा किया। उसी समय साइबर टीम से एक अलर्ट आया। ट्रिगर सिग्नल में इस बार एक अतिरिक्त नोड जुड़ा है, एक मध्य पूर्वी डेटा सेंटर। यह पहले सूची में नहीं था। इसका मतलब था कि सिस्टम अपने बैकअप मार्ग सक्रिय कर रहा है। शायद उसे हस्तक्षेप का आभास हो गया है। वीर ने तुरंत निर्णय लिया कि मध्य पूर्वी नोड को प्राथमिकता दी जाए। यदि वो सक्रिय फ्रैगमेंट है तो उसे रोके बिना आगे बढ़ना जोखिम भरा होगा। रात का तीसरा पहर था। थकान सबके चेहरों पर थी, लेकिन कोई रुका नहीं। दक्षिण अमेरिकी सर्वर से मिला फ्रैगमेंट विश्लेषण के बाद पुष्टि हुआ कि वो वास्तविक है। अफ्रीकी मिररिंग सफल रही, दूसरा फ्रैगमेंट भी सुरक्षित। अब उनके पास 2 निश्चित और एक अस्थाई की थी। T-6 आवर्स। इसी बीच अनाम ब्लॉग पर एक और पोस्ट आया, इस बार टेक सेक्टर से जुड़ा। एक बड़े मीडिया हाउस और एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी के बीच संदिग्ध अनुबंध का अंश। ये वही दिशा थी जिसका अनुमान वीर ने लगाया था। आर्काइव प्रोटोकॉल क्रमशः शक्ति के हर स्तंभ को छू रहा था। मीडिया में अब घबराहट स्पष्ट थी। कुछ चैनल खुले तौर पर कहने लगे कि वैश्विक व्यवस्था खतरे में है। सोशल मीडिया पर षड्यंत्र सिद्धांत फैलने लगे। तारा ने वीर की ओर देखा और कहा कि यही वो क्षण है जब संतुलन टूट सकता है। यदि लोग मान ले कि हर संस्था भ्रष्ट है, तो वे किसी भी कठोर समाधान को स्वीकार कर लेंगे। उन्हें दिखाना होगा कि सत्य को उजागर किया जा सकता है बिना अराजकता के। वीर ने तुरंत निर्णय लिया कि उनका स्वतंत्र मंच अब आधिकारिक रूप से सक्रिय होगा। उन्होंने एक नियंत्रित प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि हाल के लीक की स्वतंत्र जांच चल रही है और सत्यापन के बाद जानकारी जिम्मेदारी से साझा की जाएगी। यह कदम जोखिम भरा था, लेकिन आवश्यक। उसी क्षण एक एन्क्रिप्टेड संदेश फिर उभरा। इस बार शब्द थोड़े बदल गए थे। तुम टुकड़े इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन पूरा चित्र अब भी मेरे पास है। वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसका मतलब था कि असली राजा सतर्क है। वो जानता है कि फ्रैगमेंट्स पर हाथ पड़ रहा है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि इस बार वीर केवल टुकड़े नहीं, पूरी कहानी अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। ऑपरेशन सेंटर की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी अब निर्दयी लग रही थी। T-6 आवर्स से समय और सिमटकर T-4 आवर्स पर आ चुका था। हर बीतता मिनट किसी सामान्य दिन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक विस्फोट की उल्टी गिनती था। आर्काइव प्रोटोकॉल अब केवल परीक्षण नहीं कर रहा था, वो अपनी अंतिम चाल की तैयारी में था। पोस्ट का अंतराल घट चुका था, प्रतिक्रिया का ग्राफ ऊंचा जा रहा था और मीडिया का स्वर संतुलन से सनसनी की ओर झुकने लगा था। दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी सर्वरों से प्राप्त 2 की फ्रैगमेंट अब सुरक्षित थी। एशियाई सर्वर से आंशिक नियंत्रण मिला हुआ था, लेकिन पूर्ण फ्रैगमेंट अभी भी एन्क्रिप्टेड परत के भीतर छिपा था। मध्य पूर्वी नोड, जो अचानक सक्रिय हुआ था, अब प्राथमिक लक्ष्य बन चुका था। साइबर टीम ने पाया कि ये नोड
एक पुराने वित्तीय डेटा सेंटर के भीतर छिपा हुआ है, जहां सुरक्षा परतें कानूनी से अधिक निजी अनुबंधों द्वारा संचालित है। सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं, लेकिन नेटवर्क रूटिंग के जरिए अप्रत्यक्ष पहुंच का रास्ता खुल सकता था। वीर ने निर्णय लेने से पहले पूरा परिदृश्य मन में दोहराया। यदि वे इस नोड को छूते हैं और सिस्टम इसे आक्रामक हमला समझ लेता है, तो आर्काइव प्रोटोकॉल फुल रिलीज मोड सक्रिय कर सकता है। लियोन ने पहले ही चेताया था कि अंतिम स्तर पर डेटा का एक बड़ा हिस्सा स्वतः सार्वजनिक डोमेन में धकेला जा सकता है, बिना क्रम, बिना संतुलन, केवल अराजकता के लिए। तारा स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन स्पष्ट। उसने धीरे से कहा कि शायद उन्हें एक साथ दो स्तर पर काम करना होगा। एक तरफ फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करना जारी रखें, दूसरी तरफ सार्वजनिक धारणा को स्थिर रखें। यदि लोग भयभीत नहीं होंगे, तो फुल रिलीज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम होगा। वीर ने तुरंत मीडिया टीम को सक्रिय किया। स्वतंत्र मंच पर अब तक सत्यापित जानकारी को संरचित तरीके से प्रकाशित किया गया। न सनसनी, न आरोप, केवल तथ्य और जांच की स्थिति। यह छोटा कदम था, लेकिन उसने एक संतुलित विकल्प पेश किया। कुछ प्रतिष्ठित पत्रकारों ने इस मंच का हवाला देना शुरू किया। अनाम ब्लॉग की विश्वसनीयता धीरे धीरे चुनौती में आने लगी। इसी बीच साइबर टीम ने मध्य पूर्वी नोड पर एक सूक्ष्म परीक्षण किया। उन्होंने सीधा प्रवेश नहीं किया, बल्कि डेटा फ्लो के पैटर्न को पढ़ा। पाया गया कि यह नोड केवल फ्रैगमेंट स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि ट्रिगर सिग्नल का एक बैकअप रूट भी है। यानी यदि मुख्य ट्रिगर बाधित हो, तो यही नोड फुल रिलीज शुरू कर सकता है। यह खोज निर्णायक थी। वीर ने समझ लिया कि इस नोड को गिराना नहीं, तटस्थ करना होगा। उन्होंने एक जटिल योजना बनाई। ट्रिगर सिग्नल के समय में सूक्ष्म असंगति पैदा करना, ताकि नोड सक्रिय न हो, लेकिन उसे खतरे का संकेत भी न मिले। यह वैसा था जैसे किसी घड़ी की सुई को एक मिलीसेकंड धीमा कर देना, बिना मशीन को पता चले। T-3 आवर्स उसी क्षण अनाम ब्लॉग पर एक नई पोस्ट आई, अब तक की सबसे तीव्र। इसमें वैश्विक रक्षा अनुबंधों से जुड़ा संवेदनशील डेटा था। बाजारों में गिरावट आई और कुछ सरकारों ने आपात बैठकें बुलाई। यह स्पष्ट था कि आर्काइव प्रोटोकॉल अंतिम सीमा की ओर बढ़ रहा है। वीर ने तुरंत संकेत दिया, मध्य पूर्वी नोड पर सूक्ष्म असंगति सक्रिय की जाए। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दर्ज की, लेकिन अलार्म नहीं बजा। ट्रिगर सिग्नल की लय में हल्का सा विचलन आया। अगली पोस्ट अपेक्षित समय से 20 मिनट देर से आई और उसकी सामग्री अपेक्षाकृत सीमित थी। यह संकेत था कि वे लय को नियंत्रित करने के करीब पहुंच चुके हैं। अब उनके पास 3 निश्चित और एक आंशिक फ्रैगमेंट था। यूरोपीय सर्वर पर कानूनी दबाव के बाद अस्थायी सील लग गई। वहां से 5वां फ्रैगमेंट प्राप्त होने की संभावना थी। T-1 आवर ऑपरेशन सेंटर में सन्नाटा था। सबकी नजरें स्क्रीन पर। यदि अगले 1 घंटे में 6 फ्रैगमेंट उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वे डिक्रिप्शन प्रक्रिया को स्थगित कर सकते हैं। यदि नहीं, तो फुल रिलीज का खतरा बना रहेगा। तभी स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड संदेश उभरा। शब्द शांत थे, लेकिन अर्थ गहरा। तुमने घड़ी की लय बदली है, लेकिन समय अभी भी मेरा है। वीर ने कुछ क्षण संदेश को देखा, फिर उसने आदेश दिया कि यूरोपीय सर्वर से फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्शन शुरू किया जाए। घड़ी की अंतिम मिनटें चल रही थी। यह केवल तकनीकी युद्ध नहीं था, यह नियंत्रण और विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। और इस बार यदि वे सफल हुए, तो पहली बार छाया की घड़ी रुक सकती थी। ऑपरेशन सेंटर की हवा भारी थी। घड़ी की डिजिटल लाइट अब केवल समय नहीं दिखा रही थी, बल्कि दबाव की गिनती कर रही थी। T-1 आवर से समय तेजी से फिसल रहा था। यूरोपीय सर्वर पर कानूनी सील लग चुकी थी, लेकिन फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्शन आसान नहीं था। एन्क्रिप्शन की परतें गहरी थी और हर परत में एक सुरक्षा जाल छिपा था, जो गलत स्पर्श पर पूरे सिस्टम को चेतावनी दे सकता था। साइबर टीम के सामने कोड की लंबी पंक्तियां दौड़ रही थी।
हर बाइट को सावधानी से पढ़ा जा रहा था। दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी फ्रैगमेंट सुरक्षित थे। एशियाई सर्वर से आंशिक कुंजी मिल चुकी थी। मध्य पूर्वी नोड की लय अस्थायी रूप से नियंत्रित थी। अब सब कुछ यूरोपीय सर्वर पर निर्भर था। यदि यहां से पूरा फ्रैगमेंट मिल गया तो उनके पास 5 निश्चित और एक आंशिक कुंजी होगी, डिक्रिप्शन प्रक्रिया को धीमा करने के लिए पर्याप्त। तारा वीर के पास खड़ी थी। उसने स्क्रीन पर उभरते ग्राफ को देखा और धीमे स्वर में कहा कि यह केवल तकनीक नहीं, समय के साथ एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी है। यदि आर्काइव प्रोटोकॉल को यह आभास हो गया कि उसकी लय टूट रही है तो वो अंतिम आक्रामक कदम उठा सकता है। वीर ने सिर हिलाया। उसे भी यही डर था। फुल रिलीज मोड। उसी समय अनाम ब्लॉग पर एक नया अपडेट आया, लेकिन इस बार यह पोस्ट अधूरी थी। कुछ दस्तावेजों के शीर्षक थे, पर सामग्री पूरी तरह लोड नहीं हुई। यह असामान्य था। साइबर टीम ने तुरंत ट्रैफिक विश्लेषण किया। पता चला कि ट्रिगर सिग्नल में अस्थिरता के कारण डेटा पैकेट पूर्ण रूप से सिंक नहीं हो पाए। यह संकेत था कि मध्य पूर्वी नोड पर की गई सूक्ष्म असंगति असर दिखा रही है। वीर ने गहरी सांस ली। लय टूट रही थी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। यूरोपीय सर्वर पर एन्क्रिप्शन की तीसरी परत खुल चुकी थी। चौथी परत सबसे संवेदनशील थी। ये शैडो बोर्ड की डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली से जुड़ी थी। यदि इसे गलत तरीके से छेड़ा गया तो सिस्टम तत्काल अलर्ट भेज सकता था। लियोन ने पहले चेताया था कि यही वो परत है जहां असली राजा ने अपनी अंतिम सुरक्षा छिपाई है। T-40 मिनट्स। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। किसी की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकती नहीं थी, लेकिन आवाज लगभग न के बराबर थी। हर कोई जानता था कि यह केवल एक ऑपरेशन नहीं, पूरे खेल का निर्णायक मोड है। इसी बीच दक्षिण पूर्व एशिया का टेक स्टार्टअप एक और बयान जारी करता है। वे कहते हैं कि हाल के डेटा व्यवधानों ने साबित कर दिया है कि अनधिकृत हस्तक्षेप वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। ये सीधा आरोप था, बिना नाम लिए। वे खुद को समाधान के रूप में पेश कर रहे थे और अब वे ये संकेत दे रहे थे कि कोई तीसरी शक्ति डेटा प्रवाह में छेड़छाड़ कर रही है। वीर ने तुरंत मीडिया टीम को सतर्क किया। यदि ये नैरेटिव फैल गया कि वे ही अस्थिरता के पीछे हैं, तो जनमत बदल सकता है। उन्होंने स्वतंत्र मंच पर तकनीकी व्याख्या प्रकाशित की कि हाल के व्यवधान वैश्विक सर्वर सिंक के कारण है, न कि किसी आक्रामक हस्तक्षेप से। यह पारदर्शिता का जोखिम था, लेकिन आवश्यक। T-25 मिनट्स। यूरोपीय सर्वर की चौथी परत खुलने लगी। एन्क्रिप्शन की लय बदल रही थी, जैसे कोई दूसरी ओर बैठा व्यक्ति सिस्टम की धड़कन महसूस कर रहा हो। अचानक स्क्रीन पर एक नया एन्क्रिप्टेड संदेश उभरा। तुम दरवाजे तक पहुंच गए हो। क्या भीतर आने की कीमत जानते हो? वीर ने संदेश को कुछ सेकंड देखा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं, केवल एक स्थिरता थी। उसने टीम को संकेत दिया, आगे बढ़ो। एन्क्रिप्शन की अंतिम परत टूटते ही एक डिजिटल सिग्नेचर उभरा, शैडो बोर्ड की पुष्टि, और उसके साथ ही एक पूर्ण की फ्रैगमेंट। 5वीं कुंजी उनके पास थी। T-15 मिनट्स। अब केवल एक और फ्रैगमेंट की जरूरत थी। एशियाई सर्वर से आंशिक कुंजी को पूर्ण बनाना। साइबर टीम ने पहले से तैयार स्क्रिप्ट सक्रिय की। मध्य पूर्वी नोड पर डाली गई असंगति अब स्थिर थी। ट्रिगर सिग्नल कमजोर पड़ रहा था। अनाम ब्लॉग पर अगली पोस्ट निर्धारित समय से 30 मिनट देर से आई, और वो भी अधूरी। लय टूट चुकी थी, लेकिन अंतिम खतरा अभी भी मौजूद था। यदि सिस्टम को लगा कि 6 कुंजियां एक साथ सक्रिय हैं, तो वो स्वतः डेटा रिलीज कर सकता है। T-5 मिनट्स। कमरे में सबकी सांसें थमी हुई थी। एशियाई सर्वर से अंतिम परत खुलने लगी, और उसी क्षण स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी कि सिंक प्रयास पहचाना गया। वीर की आंखें स्थिर हो गई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, यह केवल अगले स्तर पर पहुंच रहा था कि सिंक प्रयास पहचाना गया।
स्क्रीन पर उभरे इन शब्दों ने कमरे की हवा को जैसे अचानक भारी कर दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ स्थिर सा लगने लगा। कीबोर्ड की आवाजें, सर्वर की हल्की गूंज, यहां तक कि सांसों की लय भी। T-5 मिनट्स, घड़ी अपनी अंतिम चाल चल रही थी और सिस्टम ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली थी। एशियाई सर्वर से अंतिम फ्रैगमेंट निकालने की प्रक्रिया लगभग पूरी थी। 5 कुंजियां उनके पास सुरक्षित थी। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और 2 आंशिक से मिलाकर एक पूर्ण। छठी कुंजी मिलते ही वे डिक्रिप्शन लय को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन चेतावनी का मतलब साफ था, आर्काइव प्रोटोकॉल अब निष्क्रिय दर्शक नहीं रहा, वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। साइबर टीम ने तुरंत सिस्टम लॉग्स खंगाले। चेतावनी अभी अलर्ट स्तर पर थी, फुल रिलीज सक्रिय नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि अभी भी कुछ सेकंड, शायद कुछ मिनट उनके पास है, लेकिन हर सेकंड अब निर्णायक था। वीर ने आवाज स्थिर रखते हुए आदेश दिया कि एशियाई सर्वर पर सीधा दबाव कम किया जाए। पूर्ण एक्सट्रैक्शन के बजाय आंशिक सिंक सक्रिय किया जाए, ताकि सिस्टम को लगे कि कुंजी केवल पढ़ी जा रही है, निकाली नहीं। यह सूक्ष्म अंतर था, लेकिन यही उन्हें समय दे सकता था। तारा ने स्क्रीन पर तेजी से बदलते पैटर्न देखे। ट्रिगर सिग्नल की लय तेज हो रही थी, जैसे दूसरी ओर कोई बैठा व्यक्ति निर्णय लेने ही वाला हो। उसने धीमे स्वर में कहा कि शायद असली राजा अब सीधे हस्तक्षेप करेगा। यदि उसने मैन्युअल ओवरराइड किया तो सीमित लीक की जगह पूर्ण डेटा प्रवाह शुरू हो सकता है। T-3 मिनट्स, अनाम ब्लॉग पर अचानक एक नई पोस्ट उभरी, लेकिन ये पिछले सभी से अलग थी। इसमें केवल एक वाक्य था, सत्य का भार हर किसी के लिए समान नहीं होता। कोई दस्तावेज नहीं, कोई डेटा नहीं। ये संदेश था मनोवैज्ञानिक, जैसे वो सामने बैठा हो और देख रहा हो कि कौन कितना दबाव सह सकता है। वीर ने समझ लिया कि ये एक मानसिक चाल है। असली राजा देखना चाहता है कि वे घबराते हैं या नहीं। यदि वे रुक गए तो वो जीत जाएगा। यदि वे आगे बढ़े और सिस्टम ने फुल रिलीज किया तो अराजकता उसका हथियार बनेगी। साइबर टीम ने एशियाई सर्वर से फ्रैगमेंट का 92% सिंक कर लिया था। अंतिम परत में डिजिटल हस्ताक्षर था, शैडो बोर्ड के एक सदस्य का। यह वही परत थी जहां मानवीय हस्तक्षेप संभव था। यदि उस सदस्य ने ओवरराइड को मंजूरी दी तो सिस्टम पूर्ण डेटा रिलीज कर सकता था। T-1 मिनट, कमरे में सन्नाटा गहरा गया। वीर ने घड़ी की ओर देखा, फिर स्क्रीन पर। उसने अचानक एक अलग आदेश दिया, मध्य पूर्वी नोड पर डाली गई असंगति को थोड़ी और बढ़ा दिया जाए, लेकिन इतना नहीं कि अलार्म बजे। उद्देश्य था ट्रिगर सिग्नल की समन्वय क्षमता को तोड़ना। यदि सभी नोड्स एक साथ सिंक न हो तो फुल रिलीज सक्रिय नहीं होगा। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दर्ज की। चेतावनी का रंग लाल से एम्बर में बदला। इसका मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं, लेकिन पूर्ण सक्रियता स्थगित हुई है। एशियाई सर्वर से अंतिम फ्रैगमेंट का सिंक पूरा हुआ। 6 कुंजियां, डिक्रिप्शन लय अब उनके नियंत्रण में थी, कम से कम आंशिक रूप से। लेकिन उसी क्षण एक और संदेश स्क्रीन पर उभरा, इस बार अधिक स्पष्ट। तुमने घड़ी को रोका नहीं, केवल धीमा किया है। वीर ने गहरी सांस ली। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी 6 फ्रैगमेंट को अलग अलग सुरक्षित वॉल्ट में विभाजित किया जाए। यदि वे एक साथ सक्रिय रहे तो सिस्टम उन्हें पहचान सकता है। उन्हें नियंत्रित रूप से डिक्रिप्शन प्रक्रिया स्थगित करनी होगी। अनाम ब्लॉग पर अगली पोस्ट अपेक्षित समय से 40 मिनट देर से आई और उसमें केवल सामान्य टिप्पणी थी, कोई विस्फोटक डेटा नहीं। यह संकेत था कि लय टूट चुकी है। ऑपरेशन सेंटर में पहली बार किसी ने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन वीर जानता था कि यह पूर्ण विजय नहीं। असली राजा ने स्पष्ट संदेश दिया है। वो अभी भी देख रहा है और उसके पास शायद और भी परतें हैं। तारा ने धीरे से कहा कि यह केवल एक चरण था। यदि वे केवल डेटा रोकेंगे तो वो फिर नया रास्ता ढूंढ लेगा। उन्हें अब पारदर्शी मंच को मजबूत करना होगा ताकि
लोग डर के बजाय सत्य पर भरोसा करें। वीर ने सिर हिलाया। 6 कुंजियां उनके पास थी। आर्काइव प्रोटोकॉल की घड़ी अब उनके हाथ में थी, कम से कम फिलहाल। लेकिन खेल अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि असली राजा हार मानने वालों में से नहीं था और यह लड़ाई अब तकनीक से आगे बढ़कर विचारों की बन चुकी थी। 6 की फ्रैगमेंट सुरक्षित वॉल्ट में विभाजित होते ही ऑपरेशन सेंटर की हवा थोड़ी हल्की लगी, लेकिन वो राहत स्थायी नहीं थी। सिस्टम ने फुल रिलीज सक्रिय नहीं किया था। ट्रिगर सिग्नल की लाइट टूट चुकी थी और अनाम ब्लॉक की पोस्ट धीमी पड़ गई थी। फिर भी वीर जानता था कि यह केवल युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं। आर्काइव प्रोटोकॉल एक जटिल संरचना थी और इतनी आसानी से चुप हो जाना उसके स्वभाव में नहीं था। साइबर टीम अब 6 फ्रैगमेंट्स के संयोजन का विश्लेषण कर रही थी। डिक्रिप्शन को पूरी तरह सक्रिय करना जोखिम भरा था, क्योंकि यदि सिस्टम को लगा कि पूरी कुंजी पुनर्निर्मित हो गई है तो कोई छिपा हुआ फेल सेफ सक्रिय हो सकता है। इसलिए उन्होंने रिवर्स मैपिंग प्रक्रिया शुरू की, जहां वे डिक्रिप्शन के बिना डेटा संरचना का ढांचा पढ़ सकते थे। इससे उन्हें पता चल सकता था कि शेष आर्काइव में कितना डेटा है और वो किन क्षेत्रों से जुड़ा है। तारा ने स्क्रीन पर उभरती डिजिटल संरचना को देखा। यह किसी विशाल पेड़ जैसा लग रहा था, मुख्य तना और अनगिनत शाखाएं। हर शाखा एक क्षेत्र, एक देश, एक संस्था से जुड़ी थी। यह केवल भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि संबंधों का मानचित्र था। किसने किससे सौदा किया, किसने किसे समर्थन दिया, किसने किसे बचाया। यह शक्ति का जीवित नक्शा था। वीर ने महसूस किया कि यदि यह पूरा डेटा बिना संतुलन के सार्वजनिक हो गया तो केवल अपराध उजागर नहीं होंगे, बल्कि संस्थाओं पर विश्वास भी टूट सकता है। यही असली राजा का अंतिम हथियार था, विश्वास को नष्ट करना। इसी बीच मीडिया में हलचल कम होने लगी। अनाम ब्लॉक की पोस्ट अब अनियमित हो गई थी। कुछ पत्रकारों ने स्वतंत्र मंच पर प्रकाशित सत्यापित जानकारी का हवाला देना शुरू किया। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था। नैरेटिव धीरे धीरे संतुलित हो रहा था। लेकिन तभी साइबर टीम ने एक नया संकेत पकड़ा। ट्रिगर सिग्नल की मुख्य लय टूटने के बावजूद एक डीप चैनल सक्रिय था, एक ऐसा रूट जो सामान्य ट्रैफिक से छिपा हुआ था। यह संभवतः अंतिम बैकअप था, जो केवल विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होता है। लियोन को तुरंत बुलाया गया। उसने डीप चैनल का नाम सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि यह ओब्सिडियन लेयर हो सकता है, आर्काइव प्रोटोकॉल की सबसे गुप्त परत। यदि 6 कुंजियां सक्रिय हो और सिस्टम को खतरा महसूस हो तो ओब्सिडियन लेयर एक सीमित लेकिन अत्यंत संवेदनशील डेटा सेट रिलीज कर सकता है। यह डेटा छोटा होगा, लेकिन इतना शक्तिशाली कि राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा कर सके। वीर ने तुरंत 6 फ्रैगमेंट्स को अलग अलग नेटवर्क में और अधिक गहराई से अलग करने का आदेश दिया। उन्हें संयोजन को स्थगित करना था। डिक्रिप्शन को रोके बिना संरचना पढ़ना ही सुरक्षित था। तारा ने एक और बात कही, यदि असली राजा देख रहा है कि वे कुंजियां अलग कर रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि वे केवल रोक नहीं रहे, बल्कि संरचना को समझ भी रहे हैं। ये उसे अधिक आक्रामक बना सकता है। वीर ने स्वीकार किया कि अब खेल खुला है। दोनों पक्ष जानते हैं कि दूसरा जागरूक है। रात का तीसरा पहर फिर गहरा गया। स्क्रीन पर डीप चैनल की हल्की गतिविधि दर्ज हो रही थी। कोई बड़ा डेटा ट्रांसफर नहीं, लेकिन एन्क्रिप्टेड पिंग्स की एक श्रृंखला, जैसे कोई दिल की धड़कन धीमी लेकिन स्थिर। अनाम ब्लॉक पर अचानक एक नया पोस्ट आया। इस बार केवल एक छवि, काले बैकग्राउंड पर एक टूटी हुई घड़ी की तस्वीर। नीचे कोई शब्द नहीं। यह स्पष्ट संदेश था, घड़ी टूट सकती है लेकिन समय नहीं। वीर ने उस छवि को कुछ सेकंड देखा। यह सीधा मनोवैज्ञानिक वार था। असली राजा यह जताना चाहता था कि लय भले ही बदल गई हो, खेल खत्म नहीं। ऑपरेशन सेंटर में एक नई रणनीति आकार लेने लगी। केवल आर्काइव को रोकना पर्याप्त नहीं होगा।
उन्हें शैडो बोर्ड के सक्रिय सदस्यों की पहचान करनी होगी। यदि वे मानव स्तर पर नेटवर्क तोड़ दें तो डिजिटल संरचना स्वतः कमजोर हो जाएगी। लियोन ने संकेत दिया कि शैडो बोर्ड के सदस्यों के डिजिटल हस्ताक्षर आर्काइव में छिपे हो सकते हैं। यदि वे बिना पूर्ण डिक्रिप्शन के उस सिग्नेचर को ट्रेस कर सकें तो उन्हें वास्तविक नामों का सुराग मिल सकता है। ये जोखिम भरा लेकिन निर्णायक कदम था। वीर ने टीम को निर्देश दिया कि रिवर्स मैपिंग को सिग्नेचर ट्रेसिंग के साथ जोड़ा जाए। उद्देश्य डेटा पढ़ना नहीं बल्कि स्रोत पहचानना था। घड़ी अब किसी उल्टी गिनती में नहीं थी, लेकिन दबाव अब भी मौजूद था। 6 कुंजियां सुरक्षित थी। आर्काइव की लय टूट चुकी थी, लेकिन ऑब्सीडियन लेयर अभी भी सांस ले रही थी। और कहीं न कहीं असली राजा भी। ऑपरेशन सेंटर में रात अब सुबह में बदलने लगी थी, लेकिन किसी ने समय का ध्यान नहीं दिया। बाहर सूरज की पहली किरणें शहर की इमारतों पर पड़ रही थी। भीतर स्क्रीन की नीली रोशनी अब भी चेहरों पर तनाव की लकीरें उकेर रही थी। 6 की फ्रैगमेंट सुरक्षित थे। ट्रिगर सिग्नल की मुख्य लय टूट चुकी थी। अनाम ब्लॉक की गति धीमी हो गई थी, लेकिन ऑब्सीडियन लेयर अभी भी सक्रिय थी। वही अंतिम परत जिसके बारे में लियोन ने कहा था कि वो केवल विशेष परिस्थितियों में सांस लेती है। रिवर्स मैपिंग प्रक्रिया अब सिग्नेचर ट्रेसिंग के साथ जुड़ चुकी थी। टीम डेटा को पढ़ नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर छिपे डिजिटल हस्ताक्षरों की पहचान कर रही थी। हर फ्रैगमेंट के भीतर एक माइक्रो सिग्नेचर था, जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत छोड़ा हो। यह अहंकार भी हो सकता था या एक सुरक्षा तंत्र भी। तारा ने ध्यान से उस पैटर्न को देखा। हर सिग्नेचर में एक समान तत्व था, एक विशेष समय मुहर जो आधी रात के ठीक 3 मिनट बाद की थी। उसने पूछा कि क्या यह संयोग हो सकता है। साइबर टीम ने तुरंत क्रॉस रेफरेंस किया। पता चला कि शैडो बोर्ड की बैठकों का अनुमानित समय भी इसी के आसपास था, यानी हर फ्रैगमेंट की अंतिम पुष्टि उसी समय होती थी। ये एक छिपा हुआ डिजिटल हस्ताक्षर था। वीर ने महसूस किया कि वे अब केवल कोड नहीं, लोगों के करीब पहुंच रहे हैं। यदि वे इस समय मुहर को अन्य वैश्विक सर्वरों से जोड़ सकें, तो संभव है कि वे शैडो बोर्ड के सक्रिय सदस्यों की पहचान तक पहुंच जाएं। उसी क्षण डीप चैनल में हल्की सी गतिविधि तेज हुई। एन्क्रिप्टेड पिंग्स की गति बढ़ गई। सिस्टम ने इसे अलार्म नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट था कि ऑब्सीडियन लेयर उनकी गतिविधि को महसूस कर रही है। लियोन का चेहरा तनाव से कठोर हो गया। उसने कहा कि यदि ऑब्सीडियन लेयर सक्रिय हो गया तो वो सीमित लेकिन अत्यंत संवेदनशील डेटा जारी करेगा। ऐसा डेटा जो व्यक्तिगत स्तर पर शीर्ष नेताओं और कॉरपोरेट प्रमुखों को सीधे प्रभावित करेगा। ये सामूहिक अराजकता नहीं, बल्कि लक्षित विस्फोट होगा। वीर ने तुरंत निर्णय लिया कि वे पूर्ण डिक्रिप्शन की दिशा में नहीं जाएंगे। इसके बजाय वे ऑब्सीडियन लेयर की लय को पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने मुख्य ट्रिगर के साथ किया था। यदि वे उसकी धड़कन समझ ले तो उसे शांत किया जा सकता है। अनाम ब्लॉग पर अचानक एक और पोस्ट आया। इस बार केवल एक पंक्ति थी, जब तुम जड़ों को छूते हो तो पेड़ कांपता है। यह स्पष्ट संकेत था कि असली राजा जानता है कि वे शैडो बोर्ड तक पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सेंटर में वातावरण और गंभीर हो गया। अब यह केवल डेटा का नहीं, पहचान का खेल था। यदि वे नाम उजागर करते हैं तो शक्ति संतुलन बदल सकता है, लेकिन यदि वे जल्दबाजी करते हैं तो ऑब्सीडियन लेयर फट सकता है। तारा ने वीर की ओर देखा। उसने कहा कि शायद उन्हें पहले यह तय करना होगा कि वे क्या चाहते हैं, पूर्ण उजागर या नियंत्रित परिवर्तन। यदि उद्देश्य केवल गिराना है तो डेटा जारी किया जा सकता है। यदि उद्देश्य स्थिरता है तो उन्हें संतुलन बनाना होगा। वीर ने कुछ सेकंड आंखें बंद की। उसे याद आया कि यह सब कहां से शुरू हुआ था, छाया को हटाने के लिए। यदि वे वही बन जाए जो छाया करती है, अराजकता से नियंत्रण, तो जीत का अर्थ क्या होगा? उसने निर्णय लिया। उन्होंने सिग्नेचर ट्रेसिंग जारी रखी,
लेकिन डेटा सार्वजनिक करने की कोई तैयारी नहीं की। उद्देश्य केवल पहचान था, न कि तुरंत उजागर करना। रिवर्स मैपिंग ने पहला ठोस परिणाम दिया। एक डिजिटल सिग्नेचर एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी के उच्च अधिकारी से मेल खा रहा था, दूसरा एक राजनीतिक सलाहकार से, तीसरा अभी अस्पष्ट था, लेकिन संकेत मजबूत थे। ऑब्सीडियन लेयर की पिंग्स अचानक धीमी हो गई, जैसे उसने महसूस किया हो कि पूर्ण हमला नहीं हो रहा। वीर ने गहरी सांस ली। शायद असली राजा भी समझ गया है कि वे खेल को तोड़ना नहीं, बदलना चाहते हैं, लेकिन खेल अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि शैडो बोर्ड के सदस्य अब भी सक्रिय हैं। असली राजा अब भी छाया में है और ऑब्सीडियन लेयर अभी भी जीवित है। लेकिन पहली बार लय केवल उसकी नहीं, वीर के हाथ में भी है। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन सेंटर में समय जैसे स्थिर था। बाहर शहर की सड़कों पर सामान्य जीवन लौट रहा था। लोग ऑफिस जा रहे थे, ट्रैफिक बढ़ रहा था, बाजार धीरे धीरे स्थिर हो रहे थे। पर भीतर स्क्रीन पर उभरती डिजिटल रेखाएं अब भी एक अदृश्य युद्ध की कहानी कह रही थी। 6 की फ्रैगमेंट सुरक्षित थे, ऑब्सीडियन लेयर की धड़कन धीमी पड़ चुकी थी और शैडो बोर्ड के संभावित सिग्नेचर सामने आने लगे थे। ये जीत नहीं थी, लेकिन निर्णायक मोड़ जरूर था। रिवर्स मैपिंग के परिणाम अब अधिक स्पष्ट होने लगे थे। ऊर्जा कंपनी के अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर लगभग पुख्ता हो चुका था। राजनीतिक सलाहकार की पहचान भी मजबूत संकेत दे रही थी। तीसरे सिग्नेचर के पीछे एक वित्तीय समूह का नाम उभर रहा था। ये नाम केवल व्यक्ति नहीं थे, ये शक्ति के स्तंभ थे। यदि वे सीधे उजागर किए जाते तो वैश्विक बाजार और राजनीतिक संतुलन डगमगा सकता था। तारा ने गंभीर स्वर में कहा कि यही वो क्षण है जहां निर्णय इतिहास बनाते हैं। यदि वे नाम सार्वजनिक करते हैं तो वे सत्य के वाहक होंगे, लेकिन साथ ही अराजकता के कारण भी। यदि वे उन्हें गुप्त रखते हैं तो वे छाया को समय देंगे, लेकिन शायद संतुलित परिवर्तन का अवसर भी। वीर खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनी में उसे वही प्रश्न दिखाई दे रहा था जो भीतर चल रहा था। क्या लक्ष्य केवल गिराना है या संरचना बदलना? इसी बीच साइबर टीम ने एक और महत्वपूर्ण संकेत पकड़ा। ऑब्सीडियन लेयर की पिंग्स अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बल्कि एक पैटर्न बना रही थी। हर पिंग के बाद एक माइक्रो सिग्नल एक निजी एन्क्रिप्टेड नेटवर्क की ओर जा रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो सार्वजनिक इंटरनेट से अलग था। यह संभवतः असली राजा का लाइव मॉनिटरिंग चैनल था। लियोन ने पुष्टि की कि शैडो बोर्ड की बैठकें इसी निजी नेटवर्क पर होती थी। यदि वे इस चैनल तक पहुंच जाए तो वे केवल डेटा नहीं, सीधे संवाद सुन सकते हैं। यह जोखिम अत्यंत बड़ा था। निजी नेटवर्क में प्रवेश का अर्थ था सीधा सामना। वीर ने निर्णय लेने से पहले सबकी ओर देखा। कमरे में किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सब समझ रहे थे कि यह कदम खेल को अगले स्तर पर ले जाएगा। अब तक वे आर्काइव को पढ़ रहे थे, अब वे स्रोत तक पहुंचना चाहते थे। प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। यह साधारण हैक नहीं था, यह डिजिटल छाया की छाया में प्रवेश था। टीम ने ऑब्सीडियन लेयर की लय को इस्तेमाल किया, जैसे कोई नदी की धारा के साथ तैरता हो, उसके विरुद्ध नहीं। कुछ ही मिनटों में एक सुरक्षित चैनल खुला। एन्क्रिप्शन अभी भी मौजूद था, लेकिन वे ट्रैफिक का ढांचा देख सकते थे। और फिर एक ऑडियो स्ट्रीम सक्रिय हुई। कमरे में सबकी सांसें थम गई। आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन शब्द पहचाने जा सकते थे। एक चर्चा चल रही थी, डेटा व्यवधान, फ्रैगमेंट नियंत्रण और विकल्प योजना के बारे में। किसी ने कहा कि यदि वर्तमान रणनीति विफल होती है तो वैकल्पिक संरचना सक्रिय करनी होगी। ये असली राजा की आवाज हो सकती थी, शांत, नियंत्रित, बिना घबराहट। तारा ने वीर की ओर देखा। यह वही क्षण था जहां वे सीधे खेल के केंद्र में थे, लेकिन वीर ने तुरंत ऑडियो रिकॉर्डिंग को सीमित मोड में डालने का आदेश दिया। वे सुन सकते थे, लेकिन कोई सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
यदि शैडो बोर्ड को संदेह हुआ कि उनका चैनल भेद लिया गया है तो वे तुरंत संरचना बदल देंगे। चर्चा में एक और महत्वपूर्ण शब्द उभरा, कॉन्टिंजेंसी डेल्टा। लियोन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि यह अंतिम बैकअप योजना है। यदि आर्काइव और ऑब्सीडियन दोनों विफल हो जाए तो शैडो बोर्ड सीधा राजनीतिक और आर्थिक दबाव का उपयोग करेगा, यानी डिजिटल युद्ध से हटकर वास्तविक दुनिया में शक्ति का प्रयोग। यह संकेत खतरनाक था। इसका मतलब था कि खेल केवल सर्वरों और कोड तक सीमित नहीं रहेगा। वीर ने शांत स्वर में कहा कि अब उनके पास दो विकल्प है, या तो वे सीधे टकराव का रास्ता चुनें या शैडो बोर्ड के भीतर दरार डालें। यदि वे सदस्यों के बीच अविश्वास पैदा कर सकें तो संरचना भीतर से टूट सकती है। तारा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा कि हर गुप्त समूह की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ही विश्वास होता है। यदि वे एक सदस्य को अलग कर दें तो पूरा बोर्ड अस्थिर हो सकता है। ऑपरेशन सेंटर में नई रणनीति आकार लेने लगी। अब यह केवल डेटा रोकने का नहीं, सीधे शक्ति संरचना को भीतर से हिलाने का समय था। और पहली बार वे केवल छाया का पीछा नहीं कर रहे थे, वे छाया के भीतर खड़े थे। ऑडियो स्ट्रीम अभी भी सीमित मोड में चल रही थी। ऑपरेशन सेंटर में रोशनी और मंद कर दी गई थी ताकि स्क्रीन पर उभरती वेव फॉर्म्स और डिजिटल सिग्नेचर स्पष्ट दिख सके। हर आवाज को सावधानी से फिल्टर किया जा रहा था। पृष्ठभूमि में हल्की इलेक्ट्रॉनिक गूंज थी, लेकिन शब्दों की ध्वनि अब पहचानने योग्य हो चुकी थी। शैडो बोर्ड की बैठक जारी थी। किसी ने कहा कि फ्रैगमेंट्स पर बाहरी नियंत्रण की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी और ने जोड़ा कि मध्य पूर्वी नोड में असामान्य लय दर्ज की गई है। फिर एक शांत गहरी आवाज उभरी जिसमें आदेश का भार था, जिसने कहा कि अभी प्रत्यक्ष टकराव उचित नहीं। विकल्प योजना डेल्टा तभी सक्रिय होगी जब डिजिटल नियंत्रण पूरी तरह खो जाए। उस आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। वीर को अंदाजा हो गया कि यही असली राजा है। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। यह पहली बार था जब वे केवल संरचना नहीं, उसके संचालकों को सुन रहे थे। यह सूचना सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। तारा ने धीमे स्वर में कहा कि यदि वे सीधे शैडो बोर्ड को भेदने की कोशिश करेंगे तो वे अपनी उपस्थिति उजागर कर देंगे, लेकिन यदि वे भीतर अविश्वास पैदा कर सकें तो संरचना स्वयं हिल सकती है। उसे याद आया कि ऊर्जा कंपनी के अधिकारी और राजनीतिक सलाहकार के सिग्नेचर अलग अलग समय मुहर पर थे। यह संकेत था कि बोर्ड के भीतर पूर्ण एकरूपता नहीं। वीर ने तुरंत रणनीति बदली। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे हमला नहीं करेंगे। इसके बजाय वे नियंत्रित लीक के जरिए शैडो बोर्ड के एक सदस्य को यह आभास देंगे कि दूसरा सदस्य उसके खिलाफ जानकारी इकट्ठा कर रहा है। यह डिजिटल नहीं, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन होगा। साइबर टीम ने ऊर्जा कंपनी के अधिकारी से जुड़ी एक आंशिक सिग्नेचर फाइल अलग की। उसमें इतना डेटा था कि वो संदिग्ध लगे, लेकिन पूर्ण प्रमाण नहीं। इस फाइल को सीधे सार्वजनिक नहीं करना था। इसे एक सुरक्षित गुमनाम चैनल के जरिए राजनीतिक सलाहकार तक पहुंचाना था, ऐसे जैसे ये आर्काइव प्रोटोकॉल की स्वतः निकली जानकारी हो। यह कदम जोखिम भरा था। यदि सलाहकार ने इसे असली राजा तक पहुंचा दिया तो वे समझ सकते थे कि कोई भीतर से खेल रहा है, लेकिन यदि उसने इसे अपने बचाव के लिए छिपाया तो बोर्ड में दरार पड़ सकती थी। उसी समय ऑडियो स्ट्रीम में कॉन्टिंजेंसी डेल्टा पर फिर चर्चा हुई। असली राजा ने कहा कि आर्थिक दबाव के विकल्पों पर विचार किया जाए। बाजारों में लक्षित निवेश, मीडिया नैरेटिव को प्रभावित करना और आवश्यक होने पर राजनीतिक लॉबिंग। यह स्पष्ट था कि यदि डिजिटल स्तर पर वे कमजोर पड़े तो वे वास्तविक दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। वीर ने महसूस किया कि समय सीमित है। उन्हें शैडो बोर्ड को विभाजित करना होगा इससे पहले कि वे डेल्टा योजना सक्रिय करें। रात का दूसरा पहर था। नियंत्रित फाइल सुरक्षित चैनल से भेजी गई। कोई सार्वजनिक शोर नहीं,
कोई घोषणा नहीं, केवल एक संकेत, जैसे छाया में रखी गई फुसफुसाहट। ऑपरेशन सेंटर में सबकी निगाहें अब शैडो बोर्ड के निजी नेटवर्क पर थी। यदि सलाहकार ने फाइल पढ़ी तो उसके व्यवहार में परिवर्तन दर्ज होगा। लॉगिन पैटर्न, एन्क्रिप्शन कुंजी का उपयोग, निजी पिंग्स की आवृत्ति। कुछ ही मिनटों में बदलाव दिखने लगा। राजनीतिक सलाहकार का सिग्नेचर असामान्य रूप से सक्रिय हो गया। उसने निजी चैनल पर अलग से एन्क्रिप्टेड पिंग भेजा, जो ऊर्जा कंपनी के अधिकारी से अलग था। यह संकेत था कि उसने फाइल देख ली है। ऑडियो स्ट्रीम में स्वर बदलने लगे। ऊर्जा कंपनी के अधिकारी ने कहा कि कुछ डेटा असामान्य रूप से बाहर आ रहा है। सलाहकार ने जवाब में अस्पष्ट स्वर में कहा कि शायद ये आर्काइव का शेष प्रभाव है। आवाजों में पहले जैसी एकरूपता नहीं रही। तारा ने महसूस किया कि दरार पड़ चुकी है। शैडो बोर्ड के भीतर संदेह जन्म ले चुका है। लेकिन खेल यही नहीं रुका। अचानक ऑडियो में वही शांत आवाज फिर उभरी। असली राजा ने कहा कि यदि किसी को भी बाहरी हस्तक्षेप का आभास है तो वो व्यक्तिगत रूप से उसकी पुष्टि करेगा। उसके स्वर में चेतावनी थी। वीर ने समझ लिया कि अब अगला कदम अत्यंत सावधानी से उठाना होगा। यदि वे और दबाव डालेंगे तो असली राजा सीधा आक्रामक मोड में जा सकता है। ऑपरेशन सेंटर में रणनीति का नया खाका बना। अब उन्हें अविश्वास को बढ़ाना है, लेकिन बिना अपनी उपस्थिति प्रकट किए। छोटे संकेत, सीमित लीक और निजी चैनलों में सूक्ष्म असंगतियां। क्योंकि यदि शैडो बोर्ड भीतर से टूटता है तो डेल्टा योजना कभी सक्रिय नहीं होगी और पहली बार असली राजा अपने ही बनाए घेरे में खड़ा होगा, जहां हर छाया उस पर संदेह करेगी। ऑपरेशन सेंटर की स्क्रीन पर शैडो बोर्ड के निजी नेटवर्क की गतिविधि अब पहले से कहीं अधिक जीवंत थी। राजनीतिक सलाहकार का सिग्नेचर अनियमित अंतराल पर सक्रिय हो रहा था। ऊर्जा कंपनी के अधिकारी की पिंग्स की आवृत्ति बदल चुकी थी और तीसरे सिग्नेचर, जो वित्तीय समूह से जुड़ा था, ने अचानक एन्क्रिप्शन की परत बढ़ा दी थी। यह स्पष्ट था कि भीतर कुछ बदल रहा है। नियंत्रित फाइल ने अपना काम किया था। संदेह का बीज बोया जा चुका था। ऑडियो स्ट्रीम अब भी सीमित मोड में चल रही थी। स्वर पहले जितने संतुलित नहीं थे। ऊर्जा कंपनी के अधिकारी ने कहा कि यदि डेटा का स्रोत स्पष्ट नहीं है तो इसका अर्थ है कि कोई आंतरिक लीक संभव है। राजनीतिक सलाहकार ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि शायद ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लेन देन सबसे अधिक संवेदनशील है। शब्दों में आरोप नहीं थे, लेकिन धार थी। वित्तीय समूह का प्रतिनिधि अधिक चुप था और यही उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी। तारा ने स्क्रीन पर उभरते ग्राफ को देखते हुए कहा कि संदेह अब केवल डिजिटल नहीं रहा, यह व्यक्तिगत स्तर पर उतर चुका है। यदि वे इसे और थोड़ा धक्का दें तो शैडो बोर्ड के सदस्य एक दूसरे की निगरानी शुरू कर देंगे और जैसे ही वे अपने संसाधन आंतरिक जांच में लगाएंगे, डेल्टा योजना का क्रियान्वयन धीमा पड़ जाएगा। वीर ने निर्णय लिया कि अगला कदम अधिक सूक्ष्म होगा। वे कोई नया डेटा नहीं भेजेंगे। इसके बजाय वे शैडो बोर्ड के निजी नेटवर्क में टाइम स्टैम्प की सूक्ष्म असंगति डालेंगे, ऐसी कि एक सदस्य को लगे कि दूसरे ने उसकी गतिविधि की निगरानी की है। यह डिजिटल भ्रम नहीं, मनोवैज्ञानिक छाया होगी। साइबर टीम ने ऊर्जा कंपनी के अधिकारी की पिछली लॉगिन समय मुहर में माइक्रोडले जोड़ा। यह इतना छोटा था कि सामान्य सिस्टम में अनदेखा हो जाए, लेकिन यदि कोई सदस्य निजी ऑडिट चलाए तो उसे लगे कि उसकी लॉगिन गतिविधि बाहरी स्रोत से पढ़ी गई है। कुछ ही मिनटों में प्रभाव दिखने लगा। ऑडियो स्ट्रीम में स्वर और कठोर हो गए। ऊर्जा अधिकारी ने कहा कि उसकी निजी कुंजी के उपयोग का रिकॉर्ड सामान्य नहीं है। राजनीतिक सलाहकार ने सुझाव दिया कि शायद सिस्टम अस्थिर है। वित्तीय प्रतिनिधि ने पहली बार स्पष्ट स्वर में कहा कि यदि आंतरिक सुरक्षा भंग हुई है तो तत्काल स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। यह वही था जिसकी वीर को प्रतीक्षा थी। शैडो बोर्ड अब एकजुट निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। वे एक दूसरे पर भरोसा खोने लगे थे। लेकिन तभी वो शांत,
गहरी आवाज फिर उभरी। असली राजा ने कहा कि यदि कोई भी सदस्य असुरक्षित महसूस करता है तो वो सीधे उसके निजी चैनल से संपर्क करे। उसके स्वर में अधिकार था, लेकिन हल्की सी सतर्कता भी। वो समझ चुका था कि संरचना में हलचल है। तारा ने धीमे स्वर में कहा कि अब उन्हें सावधान रहना होगा। यदि असली राजा व्यक्तिगत संपर्क शुरू करता है तो वो बोर्ड को फिर से एकजुट कर सकता है। उन्हें दरार को बनाए रखना है, लेकिन उसे विस्फोट में बदलने नहीं देना। इसी बीच स्वतंत्र मंच पर प्रकाशित सत्यापित जानकारी का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने उस मंच को विश्वसनीय स्रोत मानना शुरू कर दिया। अनाम ब्लॉग की विश्वसनीयता गिर रही थी। ये शैडो बोर्ड के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि उनका मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो रहा था। ऑडियो स्ट्रीम में चर्चा डेल्टा योजना से हटकर स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित हो गई। इसका मतलब था कि वे तत्काल आक्रामक कदम टाल रहे हैं। ये समय था छाया को भीतर से कमजोर करने का। वीर ने अंतिम सूक्ष्म चाल चली। उन्होंने वित्तीय समूह के प्रतिनिधि के सिग्नेचर के साथ एक पुराना, अप्रासंगिक लेकिन संदिग्ध डेटा पैकेट जोड़ दिया, जो ये संकेत देता था कि उसने पिछले वर्ष कुछ लेन देन छिपाए थे। ये पूर्ण आरोप नहीं था, केवल प्रश्न चिन्ह। कुछ ही मिनटों में ऑडियो में स्वर और तनावपूर्ण हो गए। अब चर्चा स्पष्ट आरोपों की दिशा में थी। ऊर्जा अधिकारी ने कहा कि यदि वित्तीय लेन देन अस्पष्ट है तो बोर्ड की सुरक्षा खतरे में है। राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि किसी भी सदस्य की पारदर्शिता आवश्यक है। असली राजा ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि आंतरिक संदेह बाहरी हस्तक्षेप से अधिक खतरनाक है। उसके स्वर में पहली बार हल्की कठोरता थी। वीर ने समझ लिया कि लक्ष्य पूरा हो रहा है। शैडो बोर्ड अब स्वयं पर प्रश्न उठा रहा है, और जब विश्वास टूटता है तो सबसे मजबूत संरचना भी कमजोर पड़ती है। रात फिर गहरी होने लगी, लेकिन इस बार ऑपरेशन सेंटर में घबराहट नहीं, नियंत्रण था। आर्काइव की लय टूट चुकी थी। ओब्सीडियन लेयर शांत थी, और शैडो बोर्ड के भीतर दरारें स्पष्ट दिखने लगी थी। लेकिन अंतिम चाल अभी बाकी थी, क्योंकि जब शक्ति भीतर से टूटती है तो वह या तो बिखरती है या और अधिक खतरनाक रूप लेती है। रात अब पूरी तरह ढल चुकी थी। ऑपरेशन सेंटर की खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनी स्थिर थी, लेकिन भीतर एक ऐसा क्षण आकार ले रहा था जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता था। शैडो बोर्ड के भीतर संदेह अब केवल फुसफुसाहट नहीं रहा था, वो खुले प्रश्नों में बदल चुका था। ऊर्जा कंपनी का अधिकारी अपने लॉग्स की जांच की मांग कर रहा था। वित्तीय समूह का प्रतिनिधि अपनी डिजिटल अखंडता साबित करने की कोशिश में था। राजनीतिक सलाहकार दोनों के बीच संतुलन साधने की मुद्रा में था। और असली राजा, वो अब भी शांत था, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार तनाव की महीन परत थी। ऑडियो स्ट्रीम में चर्चा अब सीधे विश्वास पर केंद्रित थी। असली राजा ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आंतरिक विघटन सबसे बड़ा खतरा है। उसने प्रस्ताव रखा कि सभी सदस्य अपनी निजी कुंजियां अस्थायी रूप से केंद्रीय सत्यापन प्रणाली को सौंप दे, ताकि सुरक्षा की पुष्टि की जा सके। यह प्रस्ताव सुनते ही ऑपरेशन सेंटर में बैठे सभी लोग समझ गए कि यही वो क्षण है। यदि सदस्य अपनी कुंजियां साझा करते हैं तो असली राजा उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है, और यदि वे मना करते हैं तो दरार और गहरी होगी। तारा ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि यह निर्णायक मोड़ है। यदि वे अभी और दबाव डालें तो बोर्ड टूट सकता है, लेकिन यदि असली राजा उन्हें अपने नियंत्रण में वापस ले लेता है तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वीर ने कुछ सेकंड सोचा। उसे समझ में आ गया कि अब सीधी डिजिटल चाल से अधिक प्रभाव मनोवैज्ञानिक संतुलन से आएगा। उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि कोई नया डेटा पैकेट न भेजा जाए। इसके बजाय वे निजी नेटवर्क की स्थिरता बनाए रखें, ताकि सदस्यों को लगे कि सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन एक दूसरे पर संदेह बना रहे। यह महीन रेखा थी। अत्यधिक दबाव विस्फोट ला सकता था।
और कम दबाव एकजुटता। कुछ ही मिनटों में ऑडियो में पहला स्पष्ट विरोध दर्ज हुआ। वित्तीय प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी निजी कुंजी साझा करना उसकी सुरक्षा के खिलाफ है। ऊर्जा अधिकारी ने भी समर्थन किया कि सत्यापन सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत होना चाहिए। राजनीतिक सलाहकार चुप था और उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही थी। असली राजा ने फिर हस्तक्षेप किया। इस बार उसके स्वर में कठोरता स्पष्ट थी। उसने कहा कि यदि कोई सदस्य केंद्रीय सत्यापन से इनकार करता है तो उसे अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। यह धमकी थी, नरम लेकिन प्रभावी। ऑपरेशन सेंटर में तारा ने धीमे स्वर में कहा कि अब बोर्ड के भीतर शक्ति संतुलन खुलकर सामने आ गया है। यदि वे इस क्षण को थोड़ा और धकेले तो असली राजा को अपने ही लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वही उसकी कमजोरी होगी। वीर ने अंतिम सूक्ष्म कदम उठाया। उन्होंने राजनीतिक सलाहकार के सिग्नेचर के साथ एक एन्क्रिप्टेड पिंग जोड़ा, जो केवल यह संकेत देता था कि उसकी निजी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। यह प्रत्यक्ष आरोप नहीं था, केवल एक छाया। कुछ ही मिनटों में ऑडियो का स्वर बदल गया। राजनीतिक सलाहकार ने अचानक कहा कि यदि बोर्ड के भीतर अविश्वास इतना गहरा है तो अस्थायी विराम लिया जाना चाहिए। ऊर्जा अधिकारी ने समर्थन किया। वित्तीय प्रतिनिधि ने कहा कि वह किसी भी केंद्रीकृत सत्यापन को अस्वीकार करता है जब तक सुरक्षा स्पष्ट न हो। यह वही क्षण था जिसका इंतजार था। असली राजा ने कुछ सेकंड चुप्पी साधी। उसकी आवाज फिर आई, इस बार संयमित, लेकिन भीतर दबा हुआ आक्रोश स्पष्ट था। उसने कहा कि बैठक स्थगित की जाती है। आगे की रणनीति व्यक्तिगत चैनलों से तय होगी। ऑडियो स्ट्रीम अचानक शांत हो गई। निजी नेटवर्क की गतिविधि बिखर गई। हर सदस्य अलग अलग लॉग आउट हुआ। ऑपरेशन सेंटर में पहली बार पूर्ण सन्नाटा छा गया। किसी ने कोई विजय घोषणा नहीं की। सब जानते थे कि यह अंत नहीं, लेकिन एक बड़ी दरार जरूर है। तारा ने धीरे से कहा कि शैडो बोर्ड अब एकजुट नहीं रहा। असली राजा को अब अपने ही घेरे को संभालना होगा। डेल्टा योजना फिलहाल स्थगित है। आर्काइव प्रोटोकॉल निष्क्रिय है। ओब्सीडियन लेयर शांत है। वीर खिड़की के पास गया। शहर की रोशनी अब स्थिर और सामान्य लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह जीत तकनीकी नहीं थी, यह विश्वास की लड़ाई थी, और इस बार विश्वास छाया के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन वह जानता था कि असली राजा समाप्त नहीं हुआ। वो अब अकेला है, लेकिन अधिक खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब शक्ति समूह से हटकर व्यक्ति के हाथ में सिमटती है तो वो या तो टूटती है या और अधिक तीखी हो जाती है। ऑपरेशन सेंटर में धीरे धीरे लोग अपनी कुर्सियों से उठने लगे। थकान अब स्पष्ट थी, लेकिन आंखों में एक नई स्थिरता थी। आर्काइव की घड़ी रुक चुकी थी। शैडो बोर्ड बिखर चुका था, लेकिन खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं असली राजा अब भी सोच रहा है, और अगली चाल शायद पहले से अधिक व्यक्तिगत होगी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।